Yes. Hello everyone, how are you all? Hope सब लोग fine होंगे. So from today onwards we are going to start with our new subject in CSET. The name of the subject is Economics and Business Environment. So जो आपका पूरा पेपर है Economics and Business Environment. राइट, दिस इज द पेपर. एंड इस पेपर को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. माय नेम इज पुनीत भाटिया एंड मेरा जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, आई एम बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. एंड पास्ट 12 ईयर्स से मैं CS के स्टूडेंट्स को फाउंडेशन लेवल पे, जो अब आपका CSET हो गया है, फाउंडेशन अभी लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर में है, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ. सो मोस्ट प्रोबेबली मे भी हो सकता है जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपके ब्रदर्स सिस्टर्स या आपके फ्रेंड्स मुझसे पढ़े हों, क्योंकि फाउंडेशन में मेजर सब्जेक्ट्स मेरे ही होते हैं. तो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे रहेगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारी रिकॉर्डिंग क्लास ही आपको मिलेंगी. सो कोशिश करेंगे बोरिंग नहीं होगा, इंटरेक्शन रहेगा, इट ऐसे लगे कि जैसे हम लाइव ही पढ़ रहे हैं. तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? हमारा जो ये पेपर है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का, इस पेपर को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट. सो इस ऑब्जेक्टिव पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है, तो प्रिपेयर करने का तरीका कैसे रहेगा? मेरे नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, राइट. वो नोट्स थॉरली जो आपका मटेरियल इशू है जो इंस्टीट्यूट से हुआ है उसके बेसिस पे ही होगा, हम उसी को ही कवर करेंगे, ठीक है. एंड साथ में पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जहां पे मुझे नोट्स बनवाने होंगे मैं डिक्टेट भी करूंगा आप लोगों को, ठीक है. और जहां पे नहीं बनवाने होंगे मैं बुक से भी मार्क कराऊंगा आप लोगों को, राइट. तो कंसेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे. देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ऑब्जेक्टिव्स का, मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव्स, तो जिससे कि आपका ओवरऑल पूरी तैयारी हो जाएगी. तो हम कोशिश करेंगे कि जब आप मेरा कोई भी लेक्चर देखें, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जब आप कोई भी लेक्चर देखें उस लेक्चर को अच्छे से समझें एंड उसको एब्जॉर्ब करें, रटे नहीं, समझें. एंड देन उसके बाद आपको कोई डेफिनेशन लर्न करनी है, कुछ करना है, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, मैं बोलूंगा V की पावर 10,000, तो वहां पे आप लोगों को ये सब चीजें फॉलो करनी है. और एक मैं चीज बता दूं, मे बी मैंने वही बोला कि आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए या बड़े ब्रदर, छोटे भाई बहन जो भी मुझसे पढ़े होंगे, तो मेरा एक टर्म है नालायक, मैं बोलता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को नालायक वर्ड बोलता हूँ. तो अगर मेरे मुंह से वो निकलता है तो डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है. वो एक मेरा प्यार से एक वर्ड है, तो बच्चे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मे बी आप लोगों में से कुछ को पता हो, मे बी नहीं हो, तो आप लोगों को मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना. सो लेट्स स्टार्ट विद द गेम इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. हम लोग सबसे पहले इसके कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. CSET के बारे में तो आई होप केडिया सर ने आपको बता दिया होगा. आपका जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इसमें इन टोटलिटी देयर आर 4 पेपर्स. वन सच पेपर इज टेकन बाय मी, मैं लूंगा ये पूरा पेपर. एंड जो इसका कोर्स है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्चुअली में आपकी अगर आप बुक देखेंगे तो इकोनॉमिक्स वर्ड ना लिख के उन्होंने इकोनॉमिक लिखा हुआ है, राइट. तो मैंने उसको थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स वर्ड इज द करेक्ट वर्ड, हो सकता है मे बी उनके लिखने में गलती हो गई हो. So economics and business environment, in totality there are 2 parts in it, part A and part B. Part A and part B, 2 पार्ट हैं बच्चे, part A and part B. part A जो है, as the name suggest, पेपर से के नाम से आपको पता चल रहा होगा, part A इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेगा, part A इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेगा. एंड जो आपका part B है, part B बात करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में. एंड अगर हम मार्क्स का बाइफर्केशन देखें तो इन टोटलिटी ये जो पेपर है 50 मार्क्स का है. दिस इज ऑफ 50 मार्क्स इन टोटलिटी. हाउएवर दीज 2 पार्ट्स आर सब डिवाइडेड इनटू
two different 50-50%, you can say that. Part A is 25 marks and part B is also of 25 marks, right? पार्ट ए भी 25 नंबर का है, पार्ट बी भी जो है वो 25 नंबर का है, राइट? तो ये आपके पार्ट ए एंड पार्ट बी हैं। अगर हम देखें इन टोटलिटी इस पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाएं तो अगर आपका जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में आप देखेंगे इन टोटलिटी देयर आर 8 चैप्टर्स, सो कॉल्ड 8 चैप्टर्स। वो 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन उन चैप्टर्स में भी सब चैप्टर्स हैं, राइट? तो हम लोग जब वो चैप्टर का नाम लिखेंगे तो उसमें जो सब चैप्टर्स होंगे मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को बताऊंगा। मतलब सब टॉपिक्स हैं उनके, जो कि आपके 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है तो उसने बीकॉम में भी शायद पढ़ा होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्ट ए। पार्ट ए का हम जो है मेजर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बट जो पार्ट ए है उस पार्ट ए में क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ने हैं, तो एक बार पार्ट ए का भी आप कोर्स जो है एक बार नोट डाउन कर लें। पार्ट ए का क्या कोर्स है उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे। पार्ट ए में जो आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है, उस इकोनॉमिक्स पोर्शन में इन टोटलिटी इन्होंने 5 चैप्टर दिए, राइट? इन्होंने 5 चैप्टर दिए हैं। चैप्टर के पहले नाम, मैं ये जो चैप्टर्स के नाम आप लोगों को बता रहा हूं बच्चे, एज पर योर मॉड्यूल बता रहा हूं जो CS इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं, इशू किए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट कंपटीशन। अब आई होप सो जिन्होंने कभी बचपन मीन्स 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है उन बच्चों को पता चल गया होगा एक्चुअली में ये धोखा दिया है। ये एक चैप्टर दे तो दिया इन नलायकों ने, ठीक है, लेकिन इसमें देखा जाए तो 3 चैप्टर हैं, डिमांड है, सप्लाई है एंड मार्केट कंपटीशन। तो 3 सब टॉपिक्स हैं इसमें। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर का नाम एज पर योर आपके मॉड्यूल में बता रहा हूं, लेकिन इसमें सब चैप्टर्स होंगे या सब टॉपिक्स, यू कैन से दैट। तो मैं नोट्स उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप लोगों को दूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज नेशनल इनकम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेशनल इनकम कंसेप्ट्स। नेशनल इनकम का टॉपिक है, नेशनल इनकम कंसेप्ट्स, ठीक है, अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। थर्ड जो टॉपिक आपके नोट्स में दिया है दैट इज इंडियन यूनियन बजट। बजट के बारे में बात करेंगे, जो हमारी कंट्री से रिलेटेड जो बजट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, उसमें टर्म्स आएंगे फिस्कल डेफिसिट एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इट इज अ वेरी गुड टॉपिक एक्चुअली नॉलेज के लिए। जो हमारा इंडियन यूनियन बजट है कई स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है इसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे। आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों ने 12th में भी इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा। गवर्नमेंट बजट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम लोग पढ़ेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, आपको लगेगा कि 11th-12th में तो पढ़ के आ गए हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत है, नहीं। देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा इन द सेंस दैट कंसेप्ट, ठीक है? तो आपने 11th-12th में पढ़ा, उस टाइम का आपकी मेच्योरिटी, और आज जो आप 12th क्लियर करके आप पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन में हो या क्लियर करके आप पढ़ रहे हो, तो मेच्योरिटी लेवल में डिफरेंस है। तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी, कुछ चीजें की अंडरस्टैंडिंग उस टाइम नहीं आई होगी, तो आप समझेंगे कंसेप्चुअली हमें और बेटर करना है, राइट? तो इंडियन यूनियन बजट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। ये थर्ड चैप्टर हो गया। देन उसके बाद इन्होंने एक 4th टॉपिक रखा है, उस टॉपिक का नाम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स के बारे में बात करेंगे। इवन दो ये इस टॉपिक का इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली पार्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू हमारी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का ही पार्ट है, तो इसीलिए उन्होंने ये चैप्टर यहाँ पे फिट कर दिया, राइट? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड इसमें लास्ट जो टॉपिक इन्होंने रखा है 5th टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी। अब इस इंडियन इकोनॉमी में अगेन सब टॉपिक होंगे लाइक बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हो सकता है सम पार्ट ऑफ बैंकिंग होगा, ठीक है, सॉरी सम पार्ट ऑफ बैंकिंग होगा। देन उसके बाद एग्रीकल्चर हो सकता है। तो सब टॉपिक्स है। तो ये दिखाने के लिए 5 चैप्टर हैं, बट इनके सब टॉपिक भी हैं, राइट? तो ये इकोनॉमिक्स का आपका पोर्शन है, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। एक बार नोट कर लो ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चों को क्या होता है, कोर्स शुरू हो जाता है, चैप्टर्स के नाम ही नहीं पता होते, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दिस इज पार्ट ए फॉर यू पीपल। नेक्स्ट पार्ट बी का भी एक बार कोर्स लिख लेंगे। जो पार्ट बी है
मैंने आपको बताया पार्ट बी अगेन 25 मार्क्स का है। पार्ट बी में इन्होंने 3 टॉपिक रखे हैं, दैट इज देयर आर 3 चैप्टर्स। सो पार्ट बी में 3 चैप्टर्स हैं। बड़े खुश हो रहे होगे नालायकों की, भाई आहा मजा आ गया। तो स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे, लेकिन ये काफी सिंपल है और स्कोरिंग है, 25 नंबर हैं इसमें 3 चैप्टर्स में ही। तो आप लोग प्लानिंग से पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि मैं पार्ट ए स्टार्ट किया तो मैं सारा टाइम पार्ट ए ही कराऊंगा। पार्ट बी भी साइमल्टेनियस चलेगा, मतलब एक टॉपिक वहां से खत्म होगा एक, ताकि हमें ओवरऑल अगर ये बाइफर्केशन ना देते तो भी हमें 50 मार्क्स का ही करना था। सो दैट्स व्हाई मैं वो बाइफर्केशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं 50 मार्क्स का ही टारगेट रखूंगा। हाँ, ये टॉपिक जो पार्ट बी है आपका, इन्होंने जो बाइफर्केशन दिया उसके अकॉर्डिंगली 25 मार्क्स का है। तो चैप्टर्स के नाम एक बार नोट कर लो। जो इन्होंने 6 चैप्टर में कंटिन्यूएशन कर रहा हूं, वहां 5 थे, ये 6 हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप, ये कई बच्चे एंट्रे पढ़ते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होती है, ऑन्ट्रे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। सिनारियो, दैट इज योर 6th चैप्टर, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस नॉर्मल आपकी लाइफ के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए तो, एंड ये आपके बिजनेस जब आप कभी काम करेंगे, कुछ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, लाइक सेबी के बारे में बात करेंगे, लाइक एनसीएलटी के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये आपका पूरा कोर्स कुरिकुलम है जो मेरे पेपर में कवर होगा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। आई होप सो सबने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार पार्ट ए दोबारा से दिखा देता हूँ। बेसिक्स ऑफ डिमांड फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट कंपटीशन। सेकंड है नेशनल इनकम कंसेप्ट, थर्ड है इंडियन यूनियन बजट, फोर्थ है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फिफ्थ है इंडियन इकोनॉमी। अब ये जरूरी नहीं है मैं इसी सीक्वेंस में चलूंगा, सीक्वेंस हमारा डिफरेंट हो सकता है। रीजन है नेशनल इनकम है, वो हमेशा एंड में ही होती है, तो इन्होंने पहले दे दिया, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, एंड आपको जैसे जैसे मेरी क्लासेस रिकॉर्डिंग होती जाएगी आप लोगों को मिलती जाएगी, एंड आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे एंड रिवाइज करेंगे, एंड देन मैं आपको फिर चैप्टर्स के एंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं उसकी भी तैयारी कराऊंगा, राइट। सो दिस इज हाउ पार्ट ए वी विल प्रोसीड, एंड देन पार्ट बी एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये आपका पूरा इन टोटलिटी 50 मार्क्स का कोर्स रहेगा। हाँ, अब जो ये 50 मार्क्स का कोर्स है, सर इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि सर इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे। तो इन्होंने जो आपका कोर्स दिया है उसमें इन टोटलिटी टोटल दे विल आस्क 35 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस होल पेपर, यानी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में 35 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ विच जो 15 क्वेश्चंस होंगे इट कंप्राइजेस ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो इट विल कम टू 30 मार्क्स, एंड 20 क्वेश्चंस जो होंगे इट कंप्राइजेस ऑफ 1 मार्क ईच, तो यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए। तो ये आपका इन टोटलिटी 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। दैट इज व्हाट द थिंग्स इज। तो अब इसमें आप बाइफर्केशन कर सकते हैं, ठीक है, कि 25 का इधर आना है, 25 का उधर आना है। तो एंड ये पेपर बहुत सिंपल है, और अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो इस पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। बाकी हम देखेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उसको सॉल्व भी करेंगे, राइट। तो शेल वी स्टार्ट विथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट कंपटीशन, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स को हम एक्चुअली में स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट कंपटीशन। इकोनॉमिक्स का ये आपके जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर दिया है, लेकिन इसको स्टार्ट करना है। अगर हम देखें तो बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट कंपटीशन, इसमें एक्चुअली में 3 पोर्शन है। ये जो चैप्टर 1 है
इसमें 3 पोर्शन है, 1A, 1B एंड 1C। 1A जो है मैंने इसको बाइफरकेट किया है डिमांड एनालिसिस, 1B जो है मैंने इसको सप्लाई एनालिसिस बोला है, एंड जो 1C है इसे हम बोलेंगे मार्केट कंपटीशन, मार्केट के बारे में। सो दिस इज हाउ I have bifurcated, I have divided this chapter into 3 portions, right? So आज हम इसका फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे डिमांड एनालिसिस, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा ब्रशअप करना चाहूँगा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में हम बात करते हैं पहले। इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अब आप क्योंकि सामने तो हो नहीं हो, मैं नॉर्मली स्टूडेंट से पूछता होता हूँ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के बारे में बच्चों से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप लोग दिमाग में सोचें इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स की कोई एक्चुअली में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है हम इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ लॉ। और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना बेटा, वो जरूर नोट करना, इट इज नॉट अ लॉ। ये लॉ नहीं है। क्योंकि लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ जो होता है वो सबके ऊपर यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, सबके ऊपर जनरली सेम एप्लीकेबल होता है। इकोनॉमिक्स जो है वो सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर से, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो मेरा बिहेवियर, आपका बिहेवियर अलग है, तो इसीलिए हमारे लिए इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है सेम एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव 100 रुपीज। अब मैं उस 100 रुपए को कैसे यूज करता हूं, दिस इज माई विश। लेकिन अगर कोई और पर्सन है या आप हैं, आप 100 रुपीज को कैसे यूज करना चाहेंगे वो आपकी विश है। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट सेम फॉर एवरी पर्सन, राइट। तो इसीलिए इट इज नॉट अ लॉ, इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर, इट इज बेस्ड अपॉन assumptions। आई होप सो आप लोगों को assumption वर्ड पता होगा। बेस्ड अपॉन सर्टेन assumptions के ऊपर ये डील करता है। इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन assumptions। ये कुछ assumption, जब तक हम कुछ assume, जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, जो 11th-12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि एक assumption होती है ceteris paribus, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वी assume दैट, ठीक है। तो assumptions जो हैं, जब तक हम कुछ चीजें assume नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होल्ड गुड नहीं होगा। होल्ड गुड का मतलब होता है कि वो एक रैशनल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा एंड इसकी मान्यता नहीं होगी। हिंदी में बोले कि इसको हम अप्रूवल नहीं देंगे, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट द assumptions आर ऑल अबाउट। कि assumption, वी assume certain things, हम assume करना है तभी हम इन कंसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। दैट इज व्हाट द assumption इज ऑल अबाउट। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एंड एक और मेजर पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन cause and effect relationship। cause and effect relationship, it depends upon cause and effect relationship। ये cause and effect relationship पे डिपेंड करता है। it depends upon cause and effect relationship। I hope so ये 4 पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। it is not a law, it depends upon human behavior, ये बेसिक बातें हैं। it is based upon certain assumptions, it depends upon cause and effect relationship। so ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो ये टर्म इकोनॉमिक्स है, ये जो टर्म इकोनॉमिक्स है इसका जो ओरिजिन हुआ, ध्यान सुनेंगे बेटा, 2 ग्रीक वर्ड्स थे। देयर आर 2 ग्रीक वर्ड्स, आई होप सो आप लोगों ने सुना होगा, ओयोपू एंड नोमोस। देयर आर 2 ग्रीक वर्ड्स,
ओयोकू और एंड नोमोस। नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, नोमोस का मतलब है टू मैनेज, और मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मैनेजमेंट। ओयोकू का मतलब होता है हाउस, ठीक है सर, हाउस। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो इकोनॉमिक्स को अगर हम बोलें तो एक सिंपल भाषा में टू मैनेज द हाउस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, टू मैनेज द हाउस, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं हाउस मैनेजमेंट, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा हाउस मैनेजमेंट। अब ये जो हाउस वर्ड है ना, ये हाउस वर्ड का मतलब घर नहीं है सिर्फ, हाउस का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या है, इट कैन बी योर हाउस, इट कैन बी योर बिजनेस, इट कैन बी योर फर्म, इट कैन बी कोई भी कंपनी। कंट्री को भी मैनेज करना होता है, स्टेट को मैनेज करना, तो किसी चीज को भी मैनेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है हाउस मैनेजमेंट। एंड हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग टू मैनेज समथिंग, टू हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, इवन दो ये आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखी हैं, बट मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए पहले, देन उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिमांड एनालिसिस, राइट। सो ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बेसिक हो सकता है ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए इनके नाम, या आपसे पूछ लिया ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक मीनिंग निकल के आता है, टू मैनेज द हाउस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अगर हम बिजनेस को, अगर हम किसी घर को, कहते हैं ना घर में भी हम अपना राशन पानी लाते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, मनी इन्वॉल्व हो रही है, तो वहां पे इकोनॉमिक्स हो रहा है, राइट। तो ये आपका एक बेसिक सा मीनिंग है, इस पे मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट क्योंकि आपके कोर्स में दी नहीं हुई है चीजें, तो मैं इसको यहीं पे ही होल्ड कर रहा हूँ, राइट। एक चीज और बताना चाहूंगा, नेक्स्ट टॉपिक जो इकोनॉमिक्स में मुझे बताना है वो बताना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक पता होगा, लेकिन स्टिल मुझे लगा कि इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है सर। इकोनॉमिक्स क्या है, दो तरीके की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो बिफोर 1930 ये जो टाइप्स थी ये बांटी नहीं हुई थी। इन द ईयर 1933, 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे रैगनर फ्रिस्क, आपने मे भी नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, रैगनर फ्रिस्क, ठीक है। उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया। वन पार्ट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर पार्ट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो, इसको किसने डिवाइड किया था, रैगनर फ्रिस्क ने, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो जो वर्ड है, माइक्रो अगेन ग्रीक वर्ड्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जैसे लॉ में लैटिन वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं, इकोनॉमिक्स में ग्रीक वर्ड्स यूज ज्यादा होते हैं। तो माइक्रो जो है इट ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस, माइक्रोस ग्रीक वर्ड है, एंड मैक्रो जो है ये ग्रीक वर्ड मैक्रोज से आया है। एंड इस ग्रीक वर्ड माइक्रोज का मतलब है स्मॉल, एंड मैक्रोज वर्ड का मतलब है लार्ज या बिग। सो अगर हम बात करें व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉल इकोनॉमिक्स। अभी माइक्रो के ऊपर बात करते हैं। स्मॉल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जब हम किसी सिंगल यूनिट की बात करते हैं, एक स्मॉल यूनिट की बात करते हैं, एक सिंगल फर्म की बात करते हैं, मतलब हम नॉट होल की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, फर्म लेवल पे, किसी कंपनी लेवल पे, एक कंपनी दो कंपनी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब हम इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में लेते हैं, ओवरऑल फॉर्म में लेते हैं, मतलब अगर हम पूरी कंट्री के एंगल से देखें, ठीक है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इज अ लार्ज पिक्चर, लार्ज इकोनॉमिक्स, इट गिव्स द बिगर पिक्चर ऑफ द कंट्री, एंड जो माइक्रो है इट गिव्स द स्मॉल पिक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो स्मॉल पिक्चर इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल बिजनेस की बात करती है, एक बिजनेस, दो बिजनेस, पांच, जब इनको कंसोलिडेटेड फॉर्म में अगर हम बात करें तो इट बिकम्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो एंड मैक्रो बोथ इकोनॉमिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ये मैं शॉर्ट में कवर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसमें माइक्रो का भी पार्ट है
एंड मैक्रो का भी पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट पढ़ा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, पॉवर्टी पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अलावा बैंकिंग है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो। तो आपसे एग्जांपल्स हो सकता है वो पूछ लें 4 ऑप्शंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स, 4 ऑप्शंस दे दी, ठीक है। तो वो चीज आपको, नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, राइट। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें एक पॉइंट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि बेसिकली ये इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन वगैरह इन सब की बात करता है, इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको हम, अब पूछूं आंसर तो आपसे पूछ नहीं सकता, इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में हमें प्राइस निकालना होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपने पढ़ा होगा। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बातें। अच्छा, मैं एक दो चीजें और आपको बता देता हूं, जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस एंगल से बात करेंगे, मैक्रो। तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए, वैसे मैं पूछता रहूंगा ये सब चीजें आगे, ठीक है। नेशनल इनकम मैक्रो, ठीक है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन मैक्रो, पॉवर्टी मैक्रो, एग्रीकल्चर मैक्रो, बैंकिंग मैक्रो, ये मैक्रो के एग्जाम्पल है, आपने पढ़े होंगे 11th-12th में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। डिमांड ऑफ अ कंपनी माइक्रो, सप्लाई ऑफ अ कंपनी माइक्रो, ठीक है। डिमांड ऑफ कंट्री, पूरी कंट्री की बात करेंगे तो मैक्रो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां डिस्कस करना चाहूंगा, जनरली बच्चों को पता नहीं चलता, अगर मैं आपसे पूछूं पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, अब जो ये पर कैपिटल इनकम है, अब आपने आंसर दे दिया होगा और मैक्सिमम बच्चों ने हो सकता है आंसर दिया हो माइक्रो, पर आ गया ना, पर कैपिटल रॉन्ग है, पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम जो निकलती है ना बेटा, वो कैसे निकलती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो पर कैपिटल इनकम, अब अपने आप समझो, नेशनल इनकम जब मैक्रो है, पॉपुलेशन मैक्रो है, तो उनका जो रिजल्टिंग फिगर होगा वो भी मैक्रो होगा ना। तो ये ओवरऑल एवरेज की बात करता है, ठीक है। तो ये भी मैक्रो है, ये ध्यान रख लेना बच्चे, ये जनरली बच्चों को मालूम नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग डिस्कस किया, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी, हाउस मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, इट इज नॉट अ लॉ, इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन असम्पशंस एंड ऑल। देन हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करी, इवन दो ये सब चीजें आपके मॉड्यूल में नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं अगर आप मॉड्यूल ढूंढेंगे तो मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, ये जस्ट फॉर ब्रशअप करने के लिए आपकी पुरानी बातों को जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा बहुत कुछ है जो अब आपके कोर्स में नहीं है, लाइक इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन थी एज अ साइंस, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ मटेरियल वेलबींग, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चॉइस मेकिंग, ये अब सब चीजें अब आपके कोर्स में उन्होंने नहीं लिखी हुई हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को बताई नहीं गई हैं, तो हम उन चीजों के ऊपर नहीं आ रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, राइट। बताने को बहुत कुछ है इस पे, तो ये एक ब्रशअप करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। नाउ मूविंग टू आवर चैप्टर नंबर 1, एंड मैंने जैसे आपको बताया चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट कंपटीशन, एंड मैं डिमांड एनालिसिस, क्योंकि इन दोनों में ही ज्यादा कवरेज है, ये तो एक पेज की कवरेज है, ठीक है, तो ये और ये ज्यादा टाइम लेगा, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। आई होप सो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा इस टॉपिक को। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1 पोर्शन नंबर 1A, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस, राइट। सो ये जो टॉपिक है डिमांड एनालिसिस, दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही मेजर टॉपिक होता है, एंड इस मेजर टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये मेजर टॉपिक में बच्चे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर 1 का 1 है डिमांड एनालिसिस, होप करता हूं कि आप लोगों को आता भी होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो आता है उससे थोड़ा ज्यादा आपको और बता सकूं। सो डिमांड एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टर्म्स,
तीन टर्म्स होती हैं बेटा, डिजायर, ये नलायकों गाड़ी नहीं है, डिजायर है, वांट एंड डिमांड। बेसिकली ये तीन टर्म्स होती हैं, ठीक है। मैं बेसिक छोटा सा बताता हूं डिमांड एनालिसिस में, डिजायर, वांट एंड डिमांड। डिजायर का मतलब होता है विश, कोई भी इच्छा, ठीक है, कोई भी इच्छा। देखो अगर हम बात करें ना, ये डिमांड जो वर्ड है ना, ये एक, अगर हम आम भाषा में बात करें, डिजायर, वांट, डिमांड सब सेम है, लेकिन फॉर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर डिफरेंसेस, इसमें डिफरेंस है, राइट। डिजायर का मतलब होता है मेरा विश, कोई भी इच्छा, इट इज डिजायर। नाउ व्हाट इज वांट? जब हम विश की बात करें प्लस हम एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी टू बाय। अब जैसे एक कोई बैगर है, बैगर का एक एग्जांपल लेते हैं। बैगर कहता है जी, 5 स्टार होटल के आगे खड़ा हो गया जी, कहता है जी बाबूजी मुझे तो खाना खाना है, तो वो उसकी डिजायर है, वो उसकी डिजायर है, विश है। लेकिन क्या उसके पास एबिलिटी टू बाय है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, एबिलिटी टू बाय है नो, ठीक है। तो इसीलिए उसकी डिजायर ही है वो, ना तो वांट बनेगी ना डिमांड बनेगी। नाउ लेट्स से हम लोग, आप लोग गए या आप गए, ठीक है, आप जो है अपने फादर के साथ गए, आपने 5 स्टार होटल के सामने खड़े होके बोला कि यार खाना खाना है, ठीक है, लेकिन आपको किसी काम के लिए लेट हो रहा था। अब आप अपने फादर के साथ थे, आपकी डिजायर थी, विश थी, एंड आपके पापा के पास एबिलिटी भी थी बाय करने की, यानी एबिलिटी थी, परचेजिंग पावर, एबिलिटी को बोलते हैं परचेजिंग पावर भी थी, राइट। लेकिन उस टाइम पे आप लोग वहां डिनर नहीं करना चाह रहे थे, लंच नहीं करना चाह रहे थे। उसका रीजन था कि हो सकता है आपको कहीं जाना हो सकता है आपका एग्जाम हो, कहीं पापा छोड़ने जा रहे हो, बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब वहां पे विलिंगनेस मिसिंग थी। बस ये थर्ड पॉइंट अगर आ जाए तो हम बोल देते हैं डिमांड। तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड में विश भी होती है प्लस एबिलिटी भी होती है। एबिलिटी का मतलब परचेजिंग पावर भी होती है, एबिलिटी टू बाय। एंड जब आप एक्चुअली में उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना भी चाह रहे हैं, विलिंगनेस आ जाती है, देन वी कैन से दैट इट बिकम्स अ डिमांड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड, ठीक है। नॉर्मली कई लोग वांट एंड डिमांड को सेम बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, एक आम भाषा में बोले वांट एंड डिमांड सेम है, कई जगह पे सेम भी बोल देते हैं, लेकिन दैट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड। विश प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। यानी जब आपकी इच्छा आ जाएगी, जब एक्चुअली में आप मार्केट में जाके खरीदने की बात करोगे, बाय करने की बात करोगे, देन वी कैन से दैट इट इज डिमांड। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। तो हमने इसी टॉपिक के बारे में बात करनी है। नाउ अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ डिमांड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड? व्हाट इज डिमांड? अब इसी से ही बन जाएगी। डिमांड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिमांड रेफर्स टू द quantity of goods or services, both भी हो सकते हैं, quantity of goods or services which a consumer is willing and able। आ गया ना, डेफिनेशन में ही है, willing and able to buy, willing and able to buy during a period of time at a given price। This is the definition of the term demand। ठीक है, अगर हम बात करें डिमांड क्या है, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिमांड है इट डील्स विथ 4 ऑप्शंस। मैं ऑब्जेक्टिव साथ साथ वैसे ही तैयार कराता जाऊंगा। गुड्स ओनली, सर्विसेज ओनली, गुड्स और सर्विसेज बोथ,
नन ऑफ द अबव। तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करता है, ये ध्यान रख लेना, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करता है। इस और को एंड की तरह भी आप इंटरप्रेट करें, गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, विलिंग एंड एबल, एक्चुअली में एबल पहले होता है, विलिंगनेस तो बाद में आती है, ठीक है। जब तक आपकी परचेजिंग पावर नहीं होगी, बट डेफिनेशन में ऐसे लिखा है तो हम वैसे ही लिख रहे हैं, विलिंग एंड एबल, लेकिन पहले एबिलिटी, पहले जब तक परचेजिंग पावर नहीं आएगी तब तक आप खरीदो, ठीक है, वो तो विश ही रहेगी ना, ठीक है। विलिंग एंड एबल टू बाय ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, जो भी गिवन प्राइस होगा उस पे कंज्यूमर जो है वो विलिंग एंड एबल है, गिवन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी उसे चाहिए गिवन प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है डिमांड। आई होप सो ये डिमांड की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होगी, राइट। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज, ठीक है। ये डिमांड की डेफिनेशन, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें आराम से, कोई इशू नहीं है, वैसे तो आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म। तो अब ये जो डिमांड की जो डेफिनेशन है, इस डिमांड से हम कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। जो ये डिमांड टर्म है, ये जो डिमांड टर्म है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। अब आपने देखा होगा तो एक कंज्यूमर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो ये डिमांड है, ये जो डिमांड है, कुछ नोट्स बना लेते हैं। किसके बिहेवियर की बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट, इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंज्यूमर के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, टॉक्स अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तो सप्लाई चैप्टर किसके बिहेवियर की बात करेगा? प्रोड्यूसर के, प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करेगा। तो यहां पे हम डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इट टॉक्स अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, मैं साथ साथ डिस्कस भी करता रहूंगा। बाकी तो देखो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों को कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, कुछ भी पूछे हमें आना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जो ये डिमांड है, ये जो डिमांड है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये बोथ गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ, मैं शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिख सकते हैं सर्विसेज पे। थर्ड पॉइंट, डिमांड जो है इट डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी। इट डिपेंड्स, हम किस चीज की डिमांड करेंगे वो डिपेंड करेगा यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी के ऊपर। यूटिलिटी, अब व्हाट इज यूटिलिटी? आई होप सो बचपन में आपने रट्टा मारा होगा। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है। आप यहाँ पे वांट सेटिस, इसके ऊपर बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं, बट वही है आपके कोर्स में ही नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी, कि अगर हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, तो मुझे बुक खरीदनी है जिससे मेरे को कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब दो तरीके की सेटिस्फेक्शन होती है बेटा, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, एक होती है एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। दो तरीके की, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। तो जब हम खरीदेंगे तब हमने प्रोडक्ट को खरीदना है, तो हमें किस यूटिलिटी की यहां बात करनी है? एक्सपेक्टेड। हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो मूवी देखने जाते हैं, टिकट पहले खरीदते हैं ना, ठीक है, उसके बाद ही हम जज करते हैं कि वेदर जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, तो हम सोचते हैं कि यार ये अच्छा होगा। तो यूटिलिटी जो है यहाँ पे, हम जब डिमांड कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम खरीदेंगे और उसके बाद कंज्यूम करेंगे, एंड देन तभी हमें पता चलेगा वेदर हमारा एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, जो हमारी सोच थी, जो हमारी थिंकिंग थी, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो मीट हुआ है या नहीं हुआ, हमें एक्चुअल सेटिस्फेक्शन वैसी मिली है नहीं। तो जब हम डिमांड करते हैं तो हम बोलते हैं इट डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी। विच यूटिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें सेटिस्फेक्शन इतनी मिलेगी, वी विल बी सेटिस्फाइड। तो जो यूटिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डिमांड है इट डिपेंड्स ऑन, ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी। एंड फर्दर वो पूछें कि यूटिलिटी कौन सी, एक्चुअली अब आधों ने तो सुना ही नहीं होता, ये भी होता है कुछ, तो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी जो है हम यहाँ पे दो तरीके की पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल।
यहां पे डिमांड जब हम कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। ये 3 पॉइंट मेजर हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट एक और मेजर है जो डिमांड है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये नोट कर लेना बच्चे, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। फ्लो कंसेप्ट, फ्लो कंटिन्यूअस कंसेप्ट। आपको पता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि एक डिमांड पूरी होती है, दूसरी अराइज हो जाती है, तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस। हमारे घर में भी होता है ना, हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो यूज होता है, वो खत्म होने वाला होता है, फिर दोबारा उसको कर देते हैं या किसी और प्रोडक्ट को कर देते हैं। तो डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, राइट। तो ये कुछ नोट्स हैं, इन नोट्स को आपको पढ़ना है, इन नोट्स को आपको पता होना चाहिए। तो डिमांड की अगर हम बात करें, व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू द quantity of goods or services which a consumer is willing and able to buy at a given price at a during a period of time। फिर हमने बात की जो डिमांड है उसके बारे में कि ये किसके बिहेवियर की बात करता है, टॉक्स अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। फिर उसके बाद हमने बात की ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे एप्लीकेबल होता है। फिर हमने बात की इट डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी, एंड लास्ट हमने पढ़ा है इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। आई होप सो इतना पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। एनी डाउट यू कैन नॉट आस्क, क्योंकि आपको समझना है ओनली। आई होप सो डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो चलें आगे, मूव करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस डिमांड का, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। इसको स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में ज्यादा करेंगे। फर्दर जो इसके रिपरकशन से चीजें हैं स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, ज्यादा हैवी नहीं रखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? आई होप सो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, आता भी होगा, बट हम कुछ और अच्छे से डीप में जाके करेंगे। पहली बात तो यहाँ जो टर्म है ना लॉ ऑफ डिमांड, ये जो लॉ वर्ड है, ये लॉ एक्चुअल लॉ वाला वर्ड नहीं जो केडिया सर पढ़ाएंगे। यहाँ पे लॉ वर्ड का मतलब है रूल, रूल ऑफ डिमांड। क्योंकि आप देखो जो लॉ है वो वाला मैंने आपको शुरू में बताया, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ लॉ। अगर आप कनेक्ट करो, लॉ सबके ऊपर सेम। अगर रेड लाइट की बात करें, रेड लाइट पे रुकना सबको रुकना है, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल होगा? नो, एंड इट डिपेंड्स अपॉन अजम्पशंस। तो ये लॉ वो वाला लॉ नहीं है। यहाँ पे डिसीजन प्राइस इंक्रीज, तो जो भी है यहाँ पे, यहाँ अजम्पशंस के ऊपर है। हो सकता है मैं इसको मानूं, हो सकता है मैं इसको ना मानूं, आप मानो ना मानो, ठीक है, लेकिन रेड लाइट की बात है, आपको भी रुकना है, मुझे भी रुकना है। तो यहाँ जो ये लॉ वर्ड इन्होंने यूज किया है ना, वो टिपिकल लॉ वाला वर्ड नहीं है जो हम लोग लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लॉ वर्ड की इंटरप्रिटेशन आपको पता, मे भी आपके टीचर्स ने आपको 11th-12th में बताया नहीं बताया, बट ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरप्रिटेशंस भी पता होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड इसके ऊपर v की पावर 10,000 लगा लेना, v की पावर 10। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। नाउ लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो आई होप सो मैं एक बार आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। आप सोचें कि आपने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, फिर मैं जब बताऊंगा फिर आप मैच करना कि वेदर आप लोगों ने जो सोचा है वो सही सोचा है या नहीं सोचा है, राइट। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप सोचें। मुझे पता है कईयों को आता भी होगा, दिग्गज हैं आप लोग, 12th में अच्छे मार्क्स आए होंगे, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को सोचने का समय दे रहा हूं। आप लोग एक बार सोचें। हाँ जी, आई होप सो सोचा होगा। सो लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट होता है सिटीरस पेरिबस। आई होप सो ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स। अब ये अदर थिंग्स क्या है आगे बात करेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। other things remaining constant. Ceteris paribus, that is other things remaining constant। अभी other things क्या है, हम factors में पढ़ेंगे, factors of demand में। other things remaining constant assume कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो constant रहेंगी if
the price of the commodity increases. If the price of the commodity increases, its quantity demanded decreases, or vice versa. That is the definition, that is the meaning of the term law of demand. If the price of the commodity increases, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सच कॉमोडिटी डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब होता है, इसका रिवर्स भी ठीक है. वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा? इफ प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉल्स, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, or vice versa. If price falls, quantity demanded increases. So we can say that जो law of demand है, it shows, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, the relationship between क्या? It shows the relationship between price of the commodity and quantity demanded of such commodity, other things remaining constant. Shows the relationship between price of the commodity and quantity demanded of such commodity, other things remaining constant. अब ये अदर थिंग्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अब अपने आप बताना बेटा, ये कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है? अपने आप बताएं कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है. तो आंसर आ गया होगा, इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप. इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव और inverse relationship. It shows the inverse or negative relationship, negative relation. ठीक है, आप देख रहे हैं ना, if the price increases, quantity demanded falls, or price falls, quantity demanded increases, other things remaining constant. I hope so ये point clear होगा. It shows the नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप. सब जहां पे मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, नोट भी करते जाना, आपके काम आएंगे. अलग से एक रजिस्टर बना लेना बेटा, ये बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक्स इज ऑल अबाउट. लॉ ऑफ डिमांड मैं रिपीट कर देता हूं. सिटिरस पैरिबस, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. If the price of the commodity increases, quantity demanded falls, or vice versa, that is price falls, quantity demanded increases. ये ध्यान रखना, commodity same है, एक ही commodity की बात कर रहे हैं. अगर दो commodity होंगी तो दो अलग अलग लॉ ऑफ डिमांड होंगे. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एक पर्टिकुलर commodity से रिलेटेड बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये कैसा रिलेशनशिप शो करता है? ये रिलेशनशिप शो करता है नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप. एंड ये किनके रिलेशन की बात कर रहा है? इट शोज किनके बीच में? प्राइस कॉमोडिटी का, ये आगे याद रखना, आगे काम आएगा. एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सच कॉमोडिटी. राइट, तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल अबाउट. इसकी जो एक्सप्लेनेशन हम वो नेक्स्ट क्लास में फर्दर और आगे करेंगे, चीजें स्कोर करेंगे, आगे आएगा. तो एक बार आज की क्लास में हमने क्या किया है एक बार रिकैप करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास थी. सबसे पहले हमने कोर्स के बारे में डिस्कस किया है, ये आपको मालूम है, पार्ट ए पार्ट बी है. देन उसके बाद हमने बोला कि हम चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का वो शुरू करेंगे, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट कंपटीशन. ठीक है, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, मार्केट कंपटीशन. देन हमने इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक्स मीनिंग डिस्कस किया. आई होप सो नोट किया होगा आपने. एंड फिर हमने ये बताया कि इकोनॉमिक्स दो वर्ड से डिराइव किया गया, ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, ये याद रखना, मैं लिख देता हूं, ग्रीक वर्ड्स हैं. राइट, देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन हमने, अच्छा ये बताएं
जो हमने अभी डिस्कस किया डिमांड, ये माइक्रो का पार्ट है, मैक्रो का, वो नलायकों, यस इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। देन हमने मूव किया डिमांड एनालिसिस के ऊपर। तो हमने जो डिमांड एनालिसिस था, हमने उस डिमांड एनालिसिस में सबसे पहले डेफिनेशन की बात की थी डिमांड एनालिसिस में कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या होती है। तो हमने डेफिनेशन से पहले 3 टर्म्स भी डिस्कस की थी, डिजायर, वांट एंड डिमांड। देन उसके बाद डेफिनेशंस पे आए थे। डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डिमांड को, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूमर। जस्ट रिकैप कर रहा हूं एक पूरा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। आप इसको भी बाद में भी लिख सकते हो, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद डिमांड से रिलेटेड हमने मेजर टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने कुछ नोट्स बनाए थे, कुछ टर्म्स निकाली थी, वर्ड्स निकाले थे। इट एक्सप्लेन्स द, इट का मतलब है डिमांड, ठीक है ना। डिमांड एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि डिमांड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो इंग्लिश आपको आती होगी, कंटिन्यूएशन में इट लगा देते। बहुत गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करता है। यूटिलिटी, यूटिलिटी में हमने बात की थी, इट टॉक्स अबाउट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये एक फ्लो कंसेप्ट है, राइट। एंड फिर उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक आज की क्लास का किया है अभी के लिए, लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने बोला अदर थिंग्स, दैट इज ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लैंग्वेज में लिख लें। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इफ द प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड देन हमने बात की, it shows the relationship between two things, price of the commodity and quantity demanded of such commodity. And last point, it shows the negative relationship, inverse relationship, किसके बीच में, price and quantity demanded. I hope so इतना आप लोगों को क्लियर होगा, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सो नालायकों, जो ये हमारी क्लास है उसको कंक्लूड करते हैं। एंड जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो पिछली क्लास का एक बार रिकैप जरूर किया करेंगे। सो कंक्लूड करते हैं। Thank you very much.